दर्शकों, आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में तकरीबन 7 सालों के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार बनती है। उसके बाद एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली की शुरुआत होती है और इस असेंबली की जब शुरुआत होती है तो ऐसे में आम लोग, जो जम्मू कश्मीर की जनता है, वो ये समझती है कि अब जाकर उनकी सरकार के चुने हुए नुमाइंदे जो है उनकी बात को देश के आगे रखेंगे, उनकी बात को सरकार के बीच में रखेंगे। लेकिन बदकिस्मती से इस बार का जम्मू कश्मीर का जो असेंबली का सत्र था उसकी शुरुआत भी एक हंगामे के साथ हुई, जिसमें महाराजा हरि सिंह के विषय को लेकर काफी हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने और तमाम लीडरान ने इस बारे में जो है काफी ज्यादा रोष प्रकट किया और उसकी के बाद इस असेंबली का जब अंत हुआ तो एक बड़े विवाद के साथ असेंबली के अंदर ऐसा लग रहा था मानो कि ये असेंबली नहीं बल्कि एक दंगल है, जिसमें अलग अलग तरह के जो एमएलए हैं वो दंगल में हिस्सा ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बात से काफी मायूसी जो है जम्मू कश्मीर की जनता को हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए कि असेंबली के अंदर किस तरह की बातें होनी जरूरी थी और किस तरह की बातें नहीं हुई, इस पर हम बातचीत करने के लिए आज पहुंचे हैं। हमारे साथ एक्स प्रेसिडेंट अमर क्षत्रिय राजपूत सभा से मिस्टर नारायण सिंह जम्वाल जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही कद्दावर नेता भी हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। धन्यवाद धन्यवाद। जैसे कि मैंने शुरुआत में अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि एक 7 सालों बाद सरकार बनती है, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली की शुरुआत होती है। जम्मू कश्मीर के युवा, जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवा या जम्मू कश्मीर की आम जनता इस असेंबली को देख रही थी कि शायद कुछ बेहतर इनके लिए निकल कर आएगा, क्योंकि अब नुमाइंदे उनके चुने हुए असेंबली के अंदर है। लेकिन असेंबली के अंदर दंगल का एक हिस्सा जो है वो देखने को मिला। क्या लगता है आपको, कितनी बड़ी ये स्थिति है, परिस्थिति है और बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की जनता की? देखिए बलवाल जी, ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो ये असेंबली का समय जो बर्बाद हुआ, तो मैं इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना समझता हूँ। क्योंकि असेंबली जो है वो एक लोगों के मुद्दे उठाने के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की जो हमारी जो ड्यूटी है उसको आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, जो भी हमारा असेंबली में मेंबर जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसका तो उद्देश्य लोगों की भलाई के लिए होता है, यूटी की डेवलपमेंट के लिए होता है। और जो ये इश्यूज होते हैं, मैं नहीं समझता कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इशू है वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ही है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इशू है वो पूरी स्टेट में पर्टेन करता है। चाहे वो नशे की बात ले लो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात ले लो, चाहे वो आप बेरोजगारी की बात ले लो, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में फोकस नहीं करेगा, वो पूरी स्टेट में फोकस करेगा। अगर आप वो प्रोसीडिंग डिस्टर्ब करते हो तो मैं समझता हूँ कि पूरी हमारी जो ड्यूटी का, पूरी जितने भी हमारी 90 की 90 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उन सब का बेड़ा गर्क होता है। इससे पहले कश्मीर में भी जो असेंबली है वो शुरू हुई थी, जब सरकार नहीं बनी, वहां पर भी हमने देखा कि कितना ज्यादा हंगामा हुआ और कितना ज्यादा उम्मीद थी जम्मू कश्मीर के लोगों को कि उनकी बात वहां पे रखी जाएगी। ऐसे में इस असेंबली के अंदर भी ये बात हो रही थी कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को किस तरह से रोजगार मिले, टूरिज्म को किस तरह से फ्लरिश किया जाए। क्योंकि जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू अभी भी बहुत पीछे है कश्मीर के मुकाबले। टूरिज्म के लिहाज से यहाँ पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर फिर स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर जो है पहले बहस हुई, जबकि स्टेटहुड का मुद्दा अब एक राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच चुका है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, रही स्टेटहुड की बात, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं इन लोगों से जिन्होंने फोकस स्टेटहुड रखा है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि यूटी बनने के कारण क्या रहे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यूटी बनानी पड़ी तो कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। उन्होंने ऐसे ही नहीं यूटी बना दिया इसको कुछ। और वो जो यूटी बनी है वो पूरे संवैधानिक तरीके से बनी है। पार्लियामेंट में उसका बिल पास हुआ है, राज्यसभा में उस पर बहस हुई है। जब आपको पता है कि इसका यहाँ इलाज नहीं है,
और इसको यहाँ डिस्कस करने का मतलब है कि असेंबली का समय बर्बाद करना। लेकिन यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं, अगर हम विपक्ष दल की बात करें, पीडीपी उसमें है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस उसमें है, इनका ये कहना है कि मौजूदा सरकार जो है वो स्टेटहुड को लेकर बात नहीं कर रही है, केंद्र सरकार के बिल्कुल नीचे काम कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। ये कहीं ना कहीं एक कटाक्ष करने की कोशिश भी। क्या लगता है आपको, स्टेटहुड भी जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है? क्या ये मसला जम्मू कश्मीर के लोगों का नहीं है? देखिए, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये पब्लिकली कहा है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि समय आने पर स्टेटहुड जो है वो आपको दी जाएगी। मेरा सवाल स्टेटहुड का नहीं, मेरा सवाल यह है कि यूटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर यूटी बनी है तो पहले तो ये इस पे बहस होनी चाहिए कि यूटी क्यों बनाई गई। सवाल तो ये पूछना चाहिए इन्होंने। फिर हम बताते हैं इनको कि यूटी बनाने के कारण क्या रहे। अब यूटी से ये दोबारा स्टेट मांग रहे हैं, लेकिन पहले ये तो क्लियर करें कि यूटी बनाने के कारण क्या रहे, किन वजह से हमें यूटी बनानी पड़ी, और वो जो हालात क्रिएट किए वो किन लोगों ने किए। 70 साल जिन लोगों ने रूल किया यहाँ हमारी स्टेट में, उन लोगों की वजह से ये यूटी बनी है। पहले तो उस पर बहस होनी चाहिए कि यूटी बनी क्यों है, उसके कारण क्या थे। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो विपक्षी दल हैं, ये बीजेपी को इस बारे में टारगेट जरूर करते हैं और घेराव भी करते हैं कि बीजेपी बात करती है जम्मू के अंदर महाराजा हरि सिंह की, जो महाराजा हरि सिंह जी के जो वंशज हैं या उनकी तरफ से जो राज्य की दायरे बढ़ाए गए, काफी ज्यादा दायरा जम्मू कश्मीर का रहा, लेकिन उसे सीमित कर दिया गया, उसे सिकोड़ लिया गया। और फिर भारतीय जनता पार्टी बात करती है महाराजा हरि सिंह के गौरव इतिहास की। क्या लगता है आपको, यहाँ पर आपका घेराव, पार्टी का घेराव कहने का मतलब है, होता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। एक समय था, उस समय इस चीज की जरूरत थी। जब हमारे गुलाब सिंह ने जो हमारी स्टेट की, जम्मू कश्मीर की जो हमारे हदें थी, इनको बढ़ाया। और वाहिद एक ऐसे हमारे महाराजा थे और जनरल जोरावर सिंह थे जिन्होंने ये हमारी जम्मू कश्मीर की हदें बढ़ाई। और बाकी के जितने भी राजा थे वो भी दिन अपनी पैराफेरी में लड़ते रहे। ये हमारे जो ये महाराजा थे, इन्होंने इस स्टेट की बाउंड्री कहां से चाइना तक ले गए, चाइना के अंदर तक चले गए। तो मैं समझता हूँ कि एक उस समय की एक डिमांड थी। उस समय उन्होंने ये पूरा कंसोलिडेट किया इस स्टेट को। तो उसके बाद 47 में क्या हुआ? 47 में आप देखें 47 में क्या हुआ। 47 में जब जितनी भी स्टेटें इकट्ठी करने की जब बात आई, जब इंडिपेंडेंस एक्ट बना, तो उस एक्ट में ये आया कि जो स्टेटें पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं वो पाकिस्तान के साथ जाएंगी, जो जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहती है वो हिंदुस्तान के साथ रहेंगी। लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर के जो हालात, जो उस समय पूरी देश की रियासतों को इकट्ठा करने की जो जिम्मेवारी थी वो सरदार पटेल के पास थी। खाली जम्मू कश्मीर के जो स्टेट की जिम्मेवारी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास क्यों रखी? ये एक प्रश्न है। इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बहस है और ये जानबूझकर रखी गई। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, ये जानबूझकर रखी गई। और किस ढंग से उन सारी परिस्थितियों को मैनिपुलेट, उस पर ये लोग बहस नहीं करते। जो हमारा इलाका अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है और इन्होंने जानबूझकर उस समय वो इलाका जो पाकिस्तान को जाने दिया, जब हमारी फौजें एडवांस कर रही थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन होने के बाद जब हमारी फौजें एडवांस कर रही थी और ये इलाका ने जानबूझकर पाकिस्तान को जाने दिया, ये सवाल नहीं इनसे पूछा जाएगा? इसका जवाब दें ये लोग। ये आज स्टेट वर्ड, अगर उसके बाद ये सारे हालात पैदा हुए, जम्मू कश्मीर के हालात खराब हुए, यहाँ मिलिटेंसी आई, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया गया, और उसके बाद ये जो मिलिटेंसी ने जम्मू कश्मीर को भी अपनी ग्रिप में ले लिया। जो हमारे ये पुंछ जोरी का इलाका, आप देखिए यहाँ कठुआ का इलाका, खासकर पहले कश्मीर में मिलिटेंसी थी, अब जम्मू को भी पूरे मिलिटेंसी ने पूरे ग्रिप में ले लिया। और अब ये कहते हैं कि हमें स्टेटहुड दी जाए। और स्टेटहुड अगर यूटी बनाने के जो रीजन थे वो इन्हीं लोगों की वजह से यूटी बनानी पड़ी।
जी, यहाँ पे यूटी के बाद अगर बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड दिलवाने का वादा आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया है, यूटी को लेकर भी देश के सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये एक टेम्परेरी बेसिस पे स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं उनसे अगर किसी भी जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के लिहाज से सवाल करें तो वो हाथ खड़े कर देते कि उनके दायरे में ये चीजें नहीं है, अपने आप को बहुत कम आंकते हैं और इस बात को कहीं ना कहीं वो जनता के आगे भी रखते हैं। क्या लगता है आपको कि स्टेटहुड अब दिए जाने की बात है कि कितनी जल्दी इसकी जरूरत है कि ये मिल जाए ताकि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो सुचारू रूप से चल पाए, एलजी के बीच में भी तालमेल बन जाए? नहीं, मैंने पहले आपसे ये बात कही है कि यूटी बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी। अगर हमने वो सारी जो सर्कमस्टांसिस को अगर हम मद्देनजर रखते हैं, क्या उसमें कोई बदलाव आया है, उसमें कोई चेंज आई है जिस वजह से ये यूटी बनानी पड़ी? अगर एजेंसी समझती हैं कि हाँ उसमें कोई बदलाव आया है या मिलिटेंसी में थोड़ा रोक है, मिलिटेंसी पे चेक लगा है, बाकी देखिए फोर्सेस वही है, कंट्रोल किसी का रहेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, चाहे वो एलजी के कंट्रोल में काम करे, जो चीफ मिनिस्टर के दायरे में काम करे, उसने अपना काम करना है। अगर ये दोनों कल चीफ मिनिस्टर नहीं थे तब भी जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही थी। आज वो एलजी के कंट्रोल में है या एचएम के कंट्रोल में है, उसका इन चीजों के साथ ये ऐसा होता है कि जो अपनी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी जो आपकी कमिटमेंट लोगों से आता है, उस कमिटमेंट पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आप ऐसी बातें करते हैं जी, ये सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे कंट्रोल में नहीं है जी, जो कुछ आपके कंट्रोल में है उसमें आपने क्या किया? कुछ ना कुछ तो आपके कंट्रोल में भी है। अभी आपने इलेक्शन जीती है, मिनिस्ट्री बनाई है, आप उसमें बता दीजिए आपने उसमें क्या किया है। आपको लगता है बिजनेस रूल्स भी अभी डिसाइड होने जरूरी थे, क्योंकि इस पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लगातार इशारा करती है कि बिजनेस रूल्स जो है वो डिसाइड नहीं हो रहे हैं, और खुद उमर अब्दुल्ला ने असेंबली के दौरान ये बात कही थी कि बिजनेस रूल्स जो हैं वो जल्द डिसाइड हो जाएंगे, जिससे कि सरकार को और उपराज्यपाल को जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो है वो सहूलियत हो जाएगी। बिजनेस रूल्स की भी कमी उमर सरकार बताती है। नहीं, बिजनेस रूल ये डिस्कशन होनी चाहिए ना, इस पे असेंबली में चर्चा होनी चाहिए, इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, जिन इश्यूज के साथ आप लोगों की बेहतरी कर पाए। किसने बात की? इस पे कमेटी इन्होंने बना दी है, बिजनेस रूल बनाने हैं तो इसका फोकस तो इन लोगों पर है ना, सरकार बनाई है, चीफ मिनिस्टर है, ये कहते हैं ठीक है जी हमने ड्राफ्ट बना दिया, एलजी के टेबल पर भेज दिया, एलजी साइन नहीं करता है तो बात बनती है, आदमी को समझ आता है कि नहीं जी कुछ ना कुछ है। तो लोगों को गुमराह करने के लिए आप उल्टी सीधी बातें करते रहे, असेंबली में समय बर्बाद करते रहे और फिर बाहर आकर आपकी स्टेटमेंट कुछ और हो। तो जी आखिरी सवाल है, असेंबली में हमने शुरुआत इसी मुद्दे से की कि जो कुछ हुआ, जो कुछ हड़कंप हुआ, जो कुछ वहां पर दंगल हुआ, इसको आप किस नजर से देखते हैं कि मौजूदा युवा इसमें क्या सोचे? देखिए ये बिल्कुल गलत हुआ जो कुछ भी हुआ, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारा बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोगों की। उन्होंने इतनी देर के बाद असेंबली में इन लोगों को चुनकर भेजा, और जिस काम के लिए भेजा, मैं समझता हूँ कि ये जो हरकतें वहां हुई उसकी वजह कुछ भी रही हो, ये तो जो हाउस की प्रोसीडिंग है उससे पता चल जाएगा कि किन लोगों ने ये जो क्यास है, ये किन लोगों ने वहां ये सारी शुरुआतें की हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये एक मैसेज है नौजवानों के लिए, एक मैसेज जाता है। इनका फर्ज बनता है कि हम एक लोगों को मैसेज दें। कल को पिछली असेंबली में क्या हुआ था, क्या इश्यूज था पिछली असेंबली में, आप मुझे बताइए। इस असेंबली में क्या इश्यू था जब पार्लियामेंट में एक बिल, एक अमेंडमेंट हो चुकी है, पार्लियामेंट अभी जो वक्फ बिल है, वक्फ जो बिल की बात आप करते हैं, इन्होंने किसी ने पढ़ा ही नहीं है कि उसमें पहले क्या था तो अब क्या है। अब बताए ना, वो बोर्ड खत्म हो गया जी, ये हो गया, वो लोगों को मिसगाइड करने के लिए सारी चीजें हैं। आप एक्चुअल पॉइंट टू पॉइंट बात करें ना, भाई ये पहले ये बिल था, इसमें ये चीजें थी, अब ये अमेंडमेंट हुई, आप बताइए भाई, लोगों से पूछिए कि ये लोगों को सच्चाई बताए ना। लगता है गुमराह करने की कोशिश होती है, करने की कोशिश है, और मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की जो सारी ये साजिशें हैं ये असेंबली में हो रही है। मैं समझता हूं कि ये ना देश के लिए अच्छा है, ना जम्मू कश्मीर यूटी के लिए अच्छा है, और ना इन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों ने ये सारी व्यवस्था वहां तैयार की है।
और मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं इन लोगों को कि आने वाली असेंबली में लोगों का जो है मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आइए और उन मुद्दों पर बहस कीजिए। असेंबली में वॉकआउट नहीं होना चाहिए। असेंबली बिल्कुल पूरा उसका जो समय है उसका सदुपयोग होना चाहिए और लोगों की बेहतरी के लिए असेंबली चलनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जम्मू कश्मीर की असेंबली का सत्र जब शुरू होता है या जम्मू कश्मीर में जब भी कोई बात होती है पॉलिटिकल बातों की, अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो पूरा देश उसे देखता है, पूरी दुनिया उसे देखती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जहां आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र रहा है शुरू से, और ऐसे में जब असेंबली के अंदर आम लोगों की बात करें और बेरोजगारी की बात करें, क्योंकि देश में सर्वोच्च बेरोजगारी की जो सीमा है वो जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं छू रहा है, तो ऐसे में आम जनता के मसलों को लेकर भविष्य में चर्चा हो असेंबली के अंदर, इस बारे में जो है एक उम्मीद है जम्मू कश्मीर के लोगों को। इस इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। मुझे इजाजत, नमस्कार।